गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए तो शुरुआत करते हैं बैच को आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करूँगा। तो लेक्चर फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको बताया सिलेबस के बारे में और मैथ्स को किस ढंग से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपका लेक्चर फर्स्ट की क्लास में मैंने डिस्कस किया है। तो जाकर पहले लेक्चर फर्स्ट की क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप लेक्चर 2 में आइएगा। ये आपका सेकेंड क्लास है आपके लिए, ठीक है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो ऑलरेडी क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रखा हो तो उनके लिए भी ये वीडियो प्रॉफिटेबल साबित होगा। आप इस क्लास को एक बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपको नया नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। हर वो फार्मूला का प्रूवन स्टेटमेंट आपको मिलेगा। जो भी आपका ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है, सभी फार्मूला को मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा और आपको बहुत मज़ा आएगा समझने में। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इस बार एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव पेपर ज़्यादा पूछ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव पेपर कॉन्सेप्ट से ही डेवलप होगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप फार्मूला को अच्छे लेवल से नहीं सीखोगे, फार्मूला को प्रूव नहीं करोगे, तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो लेक्चर फर्स्ट की क्लास में आप जाकर देखना। लेक्चर फर्स्ट में पूरा डिटेल से आपको समझाया गया है कि किस प्रकार से आपको मैथमेटिक्स को पढ़ना है, कौन से बुक्स लेने हैं, कितने कॉपी लेने हैं, सब चीज़ के बारे में आपको लेक्चर फर्स्ट की क्लास में आपको डिस्कस हो रखा है। और लेक्चर फर्स्ट में ही मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स इस मैथ के बैच में हम लोग स्टडी करेंगे। ये क्लास 10th का बैच है, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम बैच है ये। जो भी स्टूडेंट्स सीबीएसई के स्टूडेंट्स होंगे या बिहार बोर्ड के ही स्टूडेंट होंगे, परंतु वो इंग्लिश मीडियम में पेपर लिख रहे हो मैथ्स का, तो उनके लिए ये बैच है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल बैच है। आप बन रहे मेरे साथ, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा सिलेबस बारीकी से हम लोग स्टडी करेंगे, सीक्वेंस वाइज स्टडी करेंगे। सिलेबस के बारे में बात करें तो लेक्चर फर्स्ट में पूरा सिलेबस का डिस्कस हो चुका है और आज उन्हीं सिलेबस को सीक्वेंस वाइज हम लोग लेकर चलेंगे आगे और डे टू डे हम लोग पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे, ठीक है। आप सभी के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है यह बैच। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में टोटल सिलेबस बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेगा। ये नहीं कि खाली फार्मूला पर आके छोड़ दिया गया, पूरे फार्मूला जो भी कॉन्सेप्ट होगा चैप्टर वाइज, सभी फार्मूला प्लस कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज करके आपको प्रूफ करके बताया जाएगा और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच बताया जाएगा, बेस्ट ट्रिक बताया जाएगा, ताकि आप किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप बने मेरे साथ, आपको सिर्फ मुझे सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि सभी फ्रेंड्स को इसका भी बेनिफिट मिल सके। इसलिए इस वीडियो के लिंक को सभी फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टोटल सिलेबस कवर अप हो रहा है, ठीक है। चलिए तो साथ में आप कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिएगा। बुक्स के बारे में बात करते हैं तो लेक्चर फर्स्ट की वीडियो पहले जाकर देखिए, उसमें आपको इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कस किया गया है, कौन सी बुक पढ़ना है और मैथमेटिक्स को किस प्रकार पढ़ना है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। उसके बाद सिलेबस भी आपको लेक्चर फर्स्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन्हीं सिलेबस को हम लोग आगे लेकर चलते हैं सीक्वेंस वाइज। तो सबसे पहला टॉपिक सिलेबस की बात करते हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो अक्सर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर से डर रहता है कि इस चैप्टर को उनका पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन वो वास्तविकता की बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं तो वह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। आज उन्हीं टॉपिक को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जो आपका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है उसके टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। उसके बाद हम टॉपिक को सीक्वेंस वाइज लेकर चलेंगे और साथ में आप कॉपी निकाल लीजिएगा। आपको 3 कॉपी लेना है। पहला कॉपी में आपको क्या करना है, जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा A to Z आपको उस कॉपी में उतारना है, मतलब नोट्स करना है। उसके बाद जो दूसरा कॉपी है वो रफ कॉपी है, जो अभी आप बनाओगे, सॉल्व करोगे, उसके मैथ प्रैक्टिस करोगे। जो तीसरा कॉपी है ना, वो कॉपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस कॉपी में क्या करना है, जो भी अगर आप बुक सॉल्व कर रहे हो चैप्टर वाइज, उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आपको टफ लगे, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रखा हो,
उस क्वेश्चंस को आप उस कॉपी में नोट करोगे और सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्वेश्चंस में आपको डाउट होता है तो किस प्रकार से आप अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हो, इसके बारे में आपको लेक्चर फर्स्ट में मिल जाएगा, पहले जाकर देख लीजिए। और हाँ, ध्यान रखना, अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हो, रियलिटी में चाहते हो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना क्लास 10th में 2023 के एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हो, तो सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए। सीक्वेंस वाइज बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जब तक आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को नहीं देखोगे आप अच्छे लेवल पर मैथमेटिक्स अपना नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो अपने मैथ्स को अच्छे लेवल बनाना तो सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए, आपको बेनिफिट साबित होगा, ठीक है। इस क्लास को वैसा स्टूडेंट भी देख रहे होंगे जो ऑलरेडी 10th क्लास में है और इस जो भी आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि आपको नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा। आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़े होंगे, फार्मूला रटे होंगे, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, ट्रिक पता नहीं है, जिसके कारण आप भी पीछे हो सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, देखिए आपको मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, तो कॉपी साथ में निकाल लीजिए और कॉपी पर लिखिएगा लेक्चर 2। जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ सेम टू सेम उसी प्रकार लिखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। सक्सेस का मैंने 2 पॉइंट बताया है लेक्चर फर्स्ट की क्लास में। सक्सेस बस 2 पॉइंट पर डिपेंड है। अगर 2 पॉइंट्स आपके अंदर है, 2 पॉइंट आपके अंदर है तो बिल्कुल आप किसी भी एग्जाम्स को क्रैक कर जाओगे, कोई भी एग्जाम आपसे छूटेगा नहीं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो पहला पॉइंट आपके सामने है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिविटी। आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए। जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे तब तक आप सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच पाओगे। जो दूसरा पॉइंट है सर, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट आपके अंदर होना चाहिए नियमित प्रयास, रेगुलर एफर्ट्स। जब तक आप नियमित नहीं रहोगे, रेगुलर नहीं रहोगे, सिस्टम से नहीं पढ़ोगे, तब तक आप सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए सफल तभी होगा जब 2 पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना, पॉजिटिव थिंकिंग एंड क्या चाहिए बताओ, रेगुलर एफर्ट्स, नियमित प्रयास। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग ज़्यादा बात ना करेंगे, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे और सीखेंगे आज हम लोग क्या क्या चीज़ सीखेंगे। और हो सकता है कि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा जो भी ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है, सभी फार्मूला को प्रूफ करके बताऊंगा और आपको मज़ा आएगा। बिल्कुल एक भी फार्मूला आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बिल्कुल आप A to Z फार्मूला को डेवलप करना सीख जाओगे, ज़िंदगी भर आपके जीवन में याद रहेगा, ठीक है। तो आप हेडिंग कर लीजिएगा, कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए और हेडिंग करिएगा लेक्चर 2। आज की क्लास होने वाला है सर लेक्चर 2, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट हो चुका है और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th का पढ़ रहे हैं और ये बैच आपके सामने रहेगा सर इंग्लिश मीडियम, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, पूरा हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरा ऑलरेडी क्लास हो रखा है। तो ये बैच आपका सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है। एक बार आप हेडिंग कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 1 मिनट, चलिए। चलिए, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से आ रही है, ओके। तो मैथमेटिक्स क्लास 10th इंग्लिश मीडियम रहेगा और आज आपका जो टॉपिक होने वाला है वो आपका होगा आपका ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। तो हेडिंग कर लीजिएगा आप चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री, ये पहला टॉपिक है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पूरे चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं। सबसे पहले जानकारी होगा तभी आप बढ़िया से सीख पाओगे, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले उसके बारे में पहले पता करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो,
एग्ज़ाम तभी आपसे क्वालिफाई होगा जब आप उसके सिलेबस को देखोगे, उसके एग्ज़ाम्स के पैटर्न को देखोगे। जब तक आपको पैटर्न ही पता नहीं है, सिलेबस ही पता नहीं है, तब तक आप एग्ज़ाम्स को बढ़िया से क्रैक नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि जो भी चैप्टर स्टार्ट करूँ तो उसका पहले टॉपिक बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और आपको सेम टू सेम इसी प्रकार आपको जिस प्रकार बोर्ड पर लिखाया जाएगा सेम टू सेम आपको अपने नोट्स कॉपी में लिखना है। ताकि ये देखो, नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने लेक्चर फर्स्ट की क्लास में बताया था, नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है नोट्स। इसलिए हमेशा मैं कहूँगा जब जब क्लास स्टार्ट होगा ना, हमेशा मैं कहूँगा नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का। ठीक है, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे असफलता आपके पास आएगा, सफल नहीं हो पाओगे। क्लियर है, इसलिए हमेशा आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए और बुक्स के बारे में आप लेक्चर फर्स्ट की क्लास देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके टॉपिक्स के समझते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा और कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में आपके पास आने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप टॉपिक्स हेडिंग कर लीजिएगा। टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहला टॉपिक्स की बात करते हैं सर, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, इसका इंट्रोडक्शन में हम लोग समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री आखिर में क्या होता है, एंड इसका आप बेसिक्स पार्ट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, बेसिक्स, इसमें हम लोग समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझेंगे और इसमें कौन सी ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया जाता है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। जो दूसरा टॉपिक्स होने वाला है सर आपका होगा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फॉर थीटा एंगल। ठीक है, थीटा एंगल पर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में सीखने वाले हैं, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरे टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, तो तीसरा टॉपिक आपके सामने होने वाला है सर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है ना, ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, किसी एंगल से रिलेटेड हम बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये आपका साइन 60 डिग्री हो गया, तो ये आपका हो गया पर्टिकुलर एंगल। किसी पर्टिकुलर एंगल पर हम लोग इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो फोर्थ नंबर पार्ट हो जाएगा सर, जो फोर्थ नंबर पार्ट हो जाएगा आपके सामने, वो हो जाएगा, लिखने का बाद प्रयास कीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, आपने अपने 10th के एग्जामिनेशन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में डिस्कशन किया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उस एंगल को कहते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो जाए, और सप्लीमेंट्री एंगल उस एंगल को कहते हैं जिनका योग 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए तो 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं तो ये 10th की सिलेबस में नहीं है, बट इस बार जो एग्जामिनेशन हो रखा है, ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है, फ्यूचर चांसेस में सप्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि पूरे जो क्लासेस स्टार्ट होगा ना, हर वो टॉपिक आपको पढ़ाया जाए ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्लियर है, चलिए, तो आपका फोर्थ टॉपिक हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगर हम फिफ्थ टॉपिक की बात कर लेते हैं, फिफ्थ टॉपिक की बात करते हैं, तो आपके सामने आ जाएगा सर ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, ये आपके सामने आ जाएगा सर फिफ्थ टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। इसमें हम लोग प्रूफ के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, प्रूफ स्टेटमेंट। ठीक है, जो आपके सामने एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं आपका आइडेंटिटी से रिलेटेड, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फॉर थीटा, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। उसके बाद 6 टॉपिक आपके सामने लिखा जाएगा, 6 टॉपिक आपके सामने लिखा जाएगा सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम से रिलेट करेगा। ठीक है, एग्जाम से रिलेट करेगा, एंड इसी में हम लोग ट्रिक के बारे में भी समझेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको पता है कि इस बार जो 10th क्लास के क्वेश्चंस बनते हैं
वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पेपर तभी सॉल्व होगा जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके सामने ट्रिक होगा। जब तक आपके सामने ट्रिक्स नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको ट्रिक भी समझाऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जो VVI क्वेश्चंस है, जो एग्जाम्स अक्सर पूछते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद जो 7th टॉपिक हो जाएगा, लास्ट टॉपिक हो जाएगा इसमें, उसमें हम लोग बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस भी आपके सामने एक ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का ही एक ऐसा पार्ट्स है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी आपको क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में। और हाइट एंड डिस्टेंस सब्जेक्टिव पेपर एंड ऑब्जेक्टिव पेपर दोनों पेपर में आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के ट्रिक भी समझेंगे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये रहा आपका टोटल टॉपिक्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का। सबसे पहला आपके सामने है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स। इसके में हम समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या। उसके बाद हम लोग जो सेकेंड टॉपिक्स है आपके सामने, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा, मतलब थीटा पर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आपके सामने है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल, किसी एंगल बेस्ड पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद 4th टॉपिक आपके सामने है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 10th के सिलेबस में है, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन 2023 के एग्जामिनेशन में चांसेस है इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, NDA की तैयारी कर रहे हो, कोई भी आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, है ना, उसमें भी आपको इसमें हेल्प करेगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। जो 5th नंबर टॉपिक हो गया आपका, इसमें आइडेंटिटीज़ के बारे में, जो प्रूवन होता है, जो प्रूफ करना होता है, वो भी एग्जामिनेशन पूछते हैं, तो इसमें भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में ट्रिक समझेंगे। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बारे में इसका ट्रिक समझेंगे। तो ये रहा आपका पूरा टॉपिक, पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज पूरे टॉपिक को खत्म करके चैप्टर को समाप्त करेंगे। उसके बाद अगली टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पहले इसको आप नोट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रख दीजिए, बिल्कुल उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बिल्कुल उसकी आपकी डाउट जो भी हो, उसका क्वेरी जो भी हो, आपका डाउट 100% क्लियर किया जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट किया करिए आप सब, ठीक है। और वीडियो को जितना हो सके लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में इसके लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो इसको आप लिखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद मिलते हैं इंट्रोडक्शन एंड किसमें, बेसिक्स में। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लो, बढ़िया से हो गया। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। चलिए, जो पहला टॉपिक अपने आप हेडिंग में लिखिएगा कॉपी में, ठीक है। ज़िंदगी में मज़ा तभी होता है ना जब आप एक्टिव रहते हो, समझ रहे हो बात को। जब तक आप एक्टिव नहीं हो ना तो मुर्दा कहलाओगे भाई। जिंदा इंसान का एक ही मात्र है एक्टिव रहना। जब तक आप एक्टिव नहीं रहोगे, विकास नहीं करोगे, तब तक आप कैसे इंसान कहलाओगे, है ना। तो इंसान बनो भाई, एक्टिव रहो और स्टडी करो बढ़िया से, ठीक। कहीं से भी आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप कमेंट किया कीजिए, ठीक है। ये मत समझिएगा कि पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। A to Z सिलेबस आपके सामने कवर होगा। आपके पास बहुत सारा टाइम है, 2023 में आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो बहुत टाइम है, कोई टेंशन नहीं है। पूरा हम लोग निफिक्र होकर सिलेबस बाय सिलेबस डिस्कस करेंगे और हर वो टॉपिक, हर वो कॉन्सेप्ट को प्रूफ करके बताएंगे आपके सामने, और आपको समझ में आएगा, आपको अच्छा लगेगा। आप मैथ्स को एंजॉय करके पढ़ोगे, रटोगे नहीं मैथ्स को, ठीक है। जो स्टूडेंट्स मैथ को रट लिया ना, बर्बाद, पहली बात बर्बाद हो गया। क्योंकि मैथमेटिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। जब तक आप उस लॉजिक को नहीं पकड़ोगे ना, कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ोगे ना, तो बिल्कुल आप मैथमेटिक्स में अधूरा हो। तो मैथ को सीखना है तो बस कॉन्सेप्ट सीखिए, मेरे साथ बने रहिए। पूरा टॉपिक्स आपको प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। एक भी ऐसा फार्मूला नहीं जो आपको प्रूफ नहीं करूंगा, हर वो फार्मूला आपके सामने प्रूफ करके बताऊंगा। जो प्रूवन स्टेटमेंट है वो तो पहले से ही प्रूफ है ना।
तो जहाँ तक कॉन्सेप्ट की बात है, साथ में कॉन्सेप्ट के साथ में आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल आप बने मेरे साथ कहीं मत जाइए, ठीक है। बस आप वीडियो को लाइक करते रहिए। लाइक करने से क्या होता है कि मुझे हिम्मत मिलता है ना। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो हिम्मत मिलेगा, और साथ में और सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको होने नहीं दूंगा, ठीक है। एग्जाम्स की तैयारी मेरे साथ मिलकर कीजिए, बिल्कुल मैं करवाऊँगा A to Z, एक भी नंबर आपको कटने नहीं दूंगा। 100% रिजल्ट आपके मैथ पेपर में आएंगे, इतना प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे, ठीक है। चलिए, तो आप हेडिंग कर लीजिए। जो हेडिंग हो जाएगा सर इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन ये टॉपिक होगा, पहला टॉपिक आपके सामने रहेगा इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा सर। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री समझने का प्रयास कीजिएगा ध्यान से, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अभी लिखने का काम बंद कर दीजिए, पहले इसको एक बार समझ लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में बैठ के लिखिएगा, ठीक है। बाद में बैठ के नोट लिखिएगा। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। इस चैप्टर में ये जो आपका ट्रिगोनोमेट्री लिखा हुआ है ना, इस ट्रिगोनोमेट्री को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। आपको मिलेगा कि ये ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड्स है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कहोगे सर कौन कौन वर्ड मिलकर बना हुआ है? तो कहोगे सर एक तो मिला हुआ है ट्रिगोन। क्या मिला हुआ है सर? ट्रिगोन, ये वर्ड ट्रिगोन। और एक जो मिला हुआ है ना मेट्रोन, मतलब मेट्री, मेट्रोन, समझा? तो कहोगे सर ये जो चैप्टर है, ये जो वर्ड है आपका ट्रिगोनोमेट्री, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है आपका ट्रिगोन और दूसरा वर्ड आपके सामने है मेट्रोन, ठीक है ना। हम बात करते हैं ट्रिगोन, तो ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल। क्या होता है सर? ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में आपको पता है सर या तो साइड्स होते हैं या तो एंगल्स होते हैं, या तो साइड्स होंगे या तो एंगल्स होंगे। और इस मेट्रॉन का मतलब क्या होता है सर? आप कहोगे मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। या आप इसी को रिलेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन एंड मेजरमेंट दोनों सेम। कहने का मतलब मुझे पता लग गया कि सर ट्रिगोनोमेट्री वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। सबसे पहला वर्ड आपके सामने है ट्रिगोन और दूसरा वर्ड है मेट्रॉन, ठीक है। ट्रिगोन का मतलब हो गया ट्रायंगल, और ट्रायंगल में साइड्स एंड एंगल्स होते हैं। 3 साइड्स 3 एंगल्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल। उसके बाद मेट्रॉन की बात कर लेते हैं, तो मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट या रिलेशन। इन दोनों वर्ड से मुझे पता लग गया कि सर ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री उसे कहते हैं जिस टॉपिक में हम लोग ट्रायंगल के साइड्स एंड एंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। कहने का मतलब है ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन सीधा निकल गया कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विथ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन या मेजरमेंट बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। बात समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन एग्जाम्स पूछता नहीं है। आपको सिर्फ समझना है कि ट्रिगोनोमेट्री वर्ड्स की अर्थ इस 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला ट्रिगोन और दूसरा होता है मेट्रॉन। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल में साइड्स एंड एंगल दोनों होते हैं। और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट एंड रिलेशन, मतलब किसी भी ट्रायंगल के साइड्स एंड एंगल के रिलेशन को ही पढ़ा जाता है इस चैप्टर में। बात समझ में आ रहा है? अच्छे लेवल समझ में आ गया? तो मेन पॉइंट आप मुझे बताना कि सर ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल के बारे में पढ़ा जाता है। किस में पढ़ा? ट्रायंगल के बारे में। वास्तविकता की बात करते हैं तो पूरे ट्रायंगल में इसका यूज होता है, लेकिन क्लास 10th की बात करते हैं तो क्लास 10th में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का ही इसमें जिक्र होता है। आगे चलोगे ना 11th 12th में जाओगे तो ऑल ट्रायंगल इसमें यूज होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, सब ट्रायंगल इसमें यूज होता है। लेकिन क्लास 10th की बात करते हैं तो क्लास 10th के सिलेबस में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का ही बात होगा, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा। यहाँ तो कोई समझ में आया? इसका अर्थ आपको समझ में आ गया? बिल्कुल। इसका जब अर्थ समझ में आ गया, आपको जब अर्थ समझ में आ गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान समझ में। इसमें जो ट्रायंगल की बात हम लोग करेंगे सर, राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि यही जो आपका ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। राइट एंगल ट्रायंगल पूरे 10th की बात करते हैं ना, पूरे चैप्टर में इसी ट्रायंगल का जिक्र होगा।
और 11-12 में जाओगे तो इससे आगे ट्रायंगल की यूज होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। जैसे कि आपको पता है 9th क्लास में आपने पढ़े होइएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक कोण, जिसका सिंगल कोण 90 डिग्री का हो जाए, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो आपको पता है दोस्तों कि राइट एंगल ट्रायंगल का सिंपल सा डेफिनेशन है वन एंगल जिसका एक एंगल कितना हो जाए सर 90 डिग्री, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। जो शेष 2 एंगल होते हैं ना, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, है ना। तो वन एंगल 90 डिग्री और 2 एंगल जो होगा ना सर एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा वाले एंगल, 90 डिग्री से छोटा वाले एंगल, दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा जो हो जाए, इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है और 2 एंगल एक्यूट एंगल होता है। जैसे कि मान लीजिए फिगर की बात कर लेते हैं, तो ये आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं। जिसका जो एक एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का होता है, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप ए डाल दीजिए, यहाँ पे बी डाल दीजिए, यहाँ पे सी डाल दीजिए, ठीक ना। यहाँ पे ए डाल दीजिए, यहाँ पे बी डाल दीजिए, यहाँ पे सी डाल दीजिए। अब आप यहाँ से कहोगे सर इस वाले क्वेश्चंस में, इस वाले फिगर की बात कर लेते हैं ना, इस वाले फिगर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेयर लिखेंगे, वेयर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ए कॉमा एंगल बी, एंगल सी सॉरी, ये क्या है सर, आप कहोगे सर ये एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल है। इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी जो हो जाएगा वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का सिंपल सा छोटा सा डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो जाए, उसके बाद जो दूसरा कोण है, 2 कोण यहाँ पे बच गया, ये कोण और ये कोण, ये दोनों एंगल जो होते हैं ना वो एक्यूट एंगल होते हैं, मतलब 90 डिग्री से छोटा होते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल का ये आपके सामने फिगर है जो कि आपको पता है। ये बात हो गया छोटी सी बात, छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पे। लेकिन इसमें एक यूज होता है, एक थ्योरम यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़े होइएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम यूज होता है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो 10th क्लास में इस चैप्टर का मेन पार्ट होता है, हमेशा यूज होता है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे लिखिएगा सर पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पूरे चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, तो उसके बारे में समझना जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है सर, पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं तो ये होता है सर हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है आपके सामने हाइपोटेनस। मतलब कहोगे सर हाइपोटेनस से एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो पी स्क्वायर, और बेस की बात करते हैं सर तो बी स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। एक रिलेशन है सर, ये रिलेशन है किसमें, कहोगे सर हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम यही बताता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप कहोगे सर हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, आप कहोगे सर अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल सी पर एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, थीटा सी पर एंगल बन रहा है ना, तो ये आपके सामने जो BC है ना, इसी को कहा जाएगा सर बेस। क्या कहा जाएगा, बेस। बेस क्या है तो B। और ये जो पार्ट है एंगल के सामने, ये वाला पार्ट कहा जाएगा सर, इस वाले पार्ट को बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर कहने का मतलब P। और 90 के सामने जो भी बनेगा ना वो H होता है, मतलब ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस H। बात समझ में आ रही।
तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहला जो नीचे वाले पार्ट्स होंगे उसको बेस कहा जाता है, उसके बाद वो आपके सामने होगा परपेंडिकुलर, ये आपके सामने होगा हाइपोटेनस। क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? तो पहले आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम मिलते हैं इसके इंपॉर्टेंट केस के बारे में जो एग्जाम्स क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, पहले आप इसको बढ़िया से नोट करिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग मिलेंगे इसके अगला वाले प्रोसेस में। ठीक है, लिखिए, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। हो गया? चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया बढ़िया से, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको अगर सर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से एक और रिलेशन मुझे डेवलप हो इसमें मिलता है। अगर पी स्क्वायर की बात करते हैं तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर तो रहेगा ही इधर, और बी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये एक और रिलेशन हो गया। तो कभी आपके सामने एच दे दे, बी दे दे, तो पी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सेम टू सेम अगर बी स्क्वायर की बात कर लेते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू होगा एच स्क्वायर, अरे पी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस पी स्क्वायर। और कभी आपके सामने क्वेश्चंस में अगर एच दे दे, पी दे दे, तो आप बी फाइंड कर सकते हो इजीली। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद सेम टू सेम आपको नोट्स बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान है। चलिए, उसके बाद आप इम्पॉर्टेंट केस लिखिएगा, कितने केस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 केस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये ज़रूरी है एकदम बेसिक लेवल से, 0 लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप पूरे क्लास को ध्यान से देखिए, ध्यान से नोट्स बनाइए, आपको A to Z क्वेश्चंस बनेंगे। दुनिया की कोई भी बुक आप ले आओ, A to Z क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलिए केस की बात कर लेते। तो यहाँ पे आप केस फर्स्ट लिखिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद उतारने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप केस 2 लिखिए। ठीक है, केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, यहाँ पे एक आप राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कीजिए, और यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए सर, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे आपके सामने C हो गया, और यहाँ पे कोई और मान लीजिए P, यहाँ पे Q, और यहाँ पे आप R मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो राइट एंगल B पर बन रहा है, और इस वाले ट्रायंगल में आपके सामने Q पर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले फिगर की बात करते हैं तो केस फर्स्ट में मान लीजिए यहाँ पे C पर आपके एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा। ठीक है, और इस वाले फिगर में यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा। केस समझ में आया? पहला केस की बात करते हैं तो C पर बन रहा है, और दूसरा केस की बात करते हैं तो P पर बन रहा है, ऊपर बन रहा है। आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि इस वाले फिगर में आप परपेंडिकुलर बता दीजिए। परपेंडिकुलर मतलब P की वैल्यू बता दीजिए, आप हाइपोटेनस बता दीजिए, H की वैल्यू बता दीजिए, और आप ना इसी वाले फिगर में आप बेस बता दीजिए, मतलब B की वैल्यू बता दीजिए। ये 3 क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि फिगर को देखिए और बता दीजिए इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, और बेस क्या होगा। सेम कहानी आपको इस वाले फिगर में ही बताना है। इस वाले फिगर को देखिए और आप मुझे बता दीजिए परपेंडिकुलर मतलब P बता दीजिए, और आप ना हाइपोटेनस भी बता दीजिए, और आप बेस भी बता दीजिए। ये 3 चीज़ आपको बताना है। फर्स्ट वाले फिगर में आपको देखना है, फर्स्ट वाले फिगर में C पर एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, और नेक्स्ट वाले फिगर में आपको P पर एंगल फॉर्म्ड हो रहा है। फर्स्ट वाले नीचे है और नेक्स्ट वाले ऊपर है। आपको दोनों फिगर को देखना है और परपेंडिकुलर बताना है, हाइपोटेनस बताना है और बेस बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना ज़रूरी है। चलिए, तो आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि क्या हो सकता है इसमें परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस।
तो बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे अपने कॉपी में नोट्स लिख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहाँ पे एंगल फॉर्म्ड होंगे, जहाँ पे एंगल फॉर्म्ड होंगे ना, उसी के अपोजिट वाले जो साइड्स होंगे, अपोजिट साइड्स होगा ना, उसी को कहा जाएगा परपेंडिकुलर, उसी को कहा जाएगा परपेंडिकुलर। कहने का मतलब मेरा यह है कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखोगे कि कौन से, कहाँ पे आपके एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं, किस वर्टिक्स पे आपके एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं, जहाँ पे एंगल फॉर्म होगा ना, उसी के अपोजिट वाले साइड ही आपका परपेंडिकुलर होगा। ये एक ट्रिक है। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो इस वाले फिगर में कौन सी, मतलब एंगल सी पर आपके सामने एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, तो इसके अपोजिट, मतलब इसके सामने, इसके अपोजिट वाले साइड जो ए बी होता है ना, ये आपके सामने क्या हो जाएगा सर, पी, ये आपके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस फिगर की बात करते हैं तो इस फिगर में आप मुझे बताओगे परपेंडिकुलर क्या होगा, तो आपको पता हो गया होगा कि सर इस वाले फिगर में P पर एंगल बन रहा है, तो उसी के सामने वाले जो साइड्स होंगे ना, वही आपका परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे एंगल हो रहा था, इसके अपोजिट मतलब सामने कौन सा है सर, QR, तो यहाँ पे QR जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट्स परपेंडिकुलर और ये वाला पार्ट्स जो होंगे ना, वो यहाँ पे होगा सर AB परपेंडिकुलर। अपोजिट छोड़ दीजिए, सामने ही लिख लीजिए सेम टू सेम, ठीक है, सामने मतलब एरो का निशान है ना, सामने, ठीक है। आ रहा है समझ में इतना, कहीं से भी कोई डाउट, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, मतलब जिस फिगर में, जिस वर्टिक्स में आपका एंगल फॉर्म्ड होगा, उसके सामने वाले जो साइड्स होंगे वो परपेंडिकुलर कहलाएंगे। इस वाले फिगर में यहाँ पे एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, इसके सामने वाले AB आपके सामने परपेंडिकुलर हो गया, और इसमें आपका QR बन रहा है, तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर AB हो गया और इसमें आपके सामने QR हो गया परपेंडिकुलर। डिफरेंस समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए आप बताइए हाइपोटेनस, हाइपोटेनस भी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। अगर फिगर में 90 डिग्री फॉर्म्ड हो रहा है, जहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म्ड हो रहा है, जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ना, ठीक इसके सामने वाले पार्ट, सामने वाले साइड को बोलेंगे सर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो कहोगे सर इस वाले फिगर में 90 तो बन रहा है B, तो B के सामने वाले साइड क्या है सर, AC, तो AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ये आपके सामने H हो जाएगा, तो इसमें H क्या होगा सर, AC। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकेंड वाले केस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने 90 डिग्री बन रहा है Q पर, ठीक है, इसके सामने वाले भुजा साइड्स PR मतलब H क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो P और R आपके सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अंतिम जो सवाल है ना, बेस आपको पता हो गया होगा, जो रिमेनिंग पार्ट्स है, जो रिमेनिंग बच गया ना, उसी को बोला जाएगा सर बेस। जो रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या कहेंगे हम लोग, बेस। तो इसमें कौन से पार्ट बच गया, कहोगे सर BC बच गया, तो जहाँ पे एंगल फॉर्म करता है उसके नीचे वाला साइड ही बेस कहलाता है, तो यहाँ पे क्या होगा BC, तो ये आपके सामने बेस हो जाएगा। और इस वाले फिगर में बता दो, इस वाले फिगर में कहोगे सर ये वाला साइड बचा हुआ है PQ, तो ये इसमें बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे PQ हो जाएगा बेस, और यहाँ पे बेस क्या होगा, BC। बात समझ में आई, इसमें कहीं से भी कोई डाउट, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है। 2 केस आपको याद करना है, पहला केस वो हो गया और दूसरा केस ये हो गया। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस कहाँ पे होगा, ये बात आपको कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, कहीं से कोई डाउट है नहीं। अब कुछ क्वेश्चन देंगे मैं आपको बताना है कि परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा, बेस कहाँ पे होगा, हाइपोटेनस कहाँ होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मिलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, डाउट है नहीं है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं दूंगा, आपको बताना है कि परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा एंड हाइपोटेनस क्या होगा, ठीक है ना। समझा कर ही छोड़ूंगा मैं आपको, ठीक है। एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी टॉपिक आपको इधर से उधर मैं नहीं होने दूंगा। अगर तब भी आपको डाउट हो रहा है तो एक बार वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए, फिर भी आपको डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसे में तो 100%, 100 कहती है 200% आपका डाउट क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। एकदम धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने दूंगा, ठीक है। तब भी आपको डाउट आ रहा है, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम्स को डालिए, मैं आपको उसका ज़रूर सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं
क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने दूंगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपके सामने फिगर है, ये आपके सामने फिगर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, ये PQR ट्रायंगल है, PQR ट्रायंगल है। और इस वाले ट्रायंगल में आपसे परपेंडिकुलर पूछेगा, हाइपोटेनस पूछेगा और बेस पूछेगा। क्या बताओगे, क्या बताओगे इस वाले फिगर में, क्या बताओगे इस वाले फिगर में? तो कहोगे सर परपेंडिकुलर के बारे में अभी नहीं बता सकते क्योंकि इसमें कोई एंगल फॉर्म्ड आपने नहीं बताया। तो मान लीजिए सर यहाँ पे आपके सामने एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा। तो अब आप मुझे बताओ कि इस वाले फिगर में परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा और बेस क्या होगा? तो कहोगे सर जहाँ पे एंगल फॉर्म होता है ना उसके सामने वाले साइड्स को बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो ये अपने आप में क्या है सर, परपेंडिकुलर, मतलब PR जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब हाइपोटेनस बताने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, जहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म्ड होता है उसके सामने वाले साइड्स ही हाइपोटेनस कहलाता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक, इसके सामने वाले साइड्स क्या होगा सर, QR। तो QR क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे? कहोगे सर दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। बेस क्या होगा सर? बेस का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट्स, जो रिमेनिंग पार्ट्स बच गया तो PQ बच गया, रिमेनिंग पार्ट्स, तो PQ अपने आप में क्या होगा, बेस। ये आपके सामने बेस हो जाएगा। दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम्स है? कहोगे सर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम मेरे को नहीं है, समझ में आ रहा है बढ़िया से, ठीक है। तो ये रहा बहुत ही सिंपल तरीका है, सिंपल मेथड है समझना, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगली टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता हो गया होगा क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड टॉपिक। जो सेकेंड टॉपिक है, टॉपिक वाइज हम लोग लेकर चलेंगे पूरा सिलेबस, ठीक है। कहीं से भी कोई डाउट आपको नहीं होने वाला है। जो सेकेंड टॉपिक होने वाला है सर, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। हेडिंग कर लीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फॉर थीटा एंगल, ठीक है। इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फॉर थीटा एंगल, ठीक ना। चलिए चलिए बात करते हैं आपको टी रेशियो, ठीक है। जो आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ये क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन पूछ सकता है। तो कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? कहोगे सर साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक। ये 6 प्रकार के आपके सामने रेशियोज होते हैं, फंक्शन होते हैं। इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन लिख लीजिए, रेशियो मत लिखिए, ठीक है। फंक्शन कितने होते हैं सर? 6 होते हैं। इक्वेशंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं टी रेशियो के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बारे में। तो यहाँ पे आप 1 मिनट समझिएगा। अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं, थीटा एंगल पर ले रहे हैं, तो साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर, पी का मतलब क्या होता है जानते हो ना, परपेंडिकुलर, बस हो गया। साइन थीटा का जो रेशियोज होती हैं वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होते हैं, याद कीजिएगा। अगर इसी के अपोजिट की बात कर लेते हैं, इसी की अपोजिट की बात कर लेते हैं ना, तो ये बन जाता है सर कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है सर? H अपॉन पी। कहने का मतलब है अगर परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा होगा, और इसी को अपोजिट कर दोगे, उल्टा कर दोगे, H ऊपर और P नीचे, तो ये बन जाएगा कॉसेक थीटा। दिक्कत है? नहीं। उसके बाद आपके सामने आता है सर टैन थीटा। टैन थीटा की बात करते हैं तो ये अपने आप में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करोगे तो टैन थीटा हो जाएगा। अगर इसे हम लोग अपोजिट कर दे, क्या कर दे सर? अपोजिट, तो ये बन जाएगा सर कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर बी ऊपर पी नीचे, तो बी ऊपर और पी नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? कहोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। उसके बाद जो अगला कहानी है सर कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है अगर बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करोगे ना तो वो कॉस थीटा बन जाएगा। बेस को अगर हम हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं
तो कॉस थीटा बन जाता है। अगर इसका अपोजिट की अगर हम बात करते हैं, अपोजिट उल्टा, एच ऊपर बी नीचे, तो बन जाता है सर सेक थीटा। क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। यही 6 प्रकार का आपको याद करना है, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा, 3 ही आपको याद करना है। 3 याद करोगे, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कहने का मतलब है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसको उल्टा कर दोगे तो कॉसेक थीटा बन जाएगा। दूसरा है टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर उसको उल्टा कीजिएगा ना तो कॉट थीटा बन जाएगा, बी अपॉन पी। उसके बाद होता है कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको उल्टा करोगे तो सेक थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि सर, यहाँ से मुझे क्लियर समझ में आ गया, यहाँ से मुझे क्लियर समझ में आ गया कि सर जो साइन थीटा है ना, जो साइन थीटा है ना, वो अपोजिट है किसका? ये अपोजिट है किसका सर? कॉसेक थीटा का। क्या है? अपोजिट है। बात को समझना ध्यान से। और जो टैन थीटा है ना, जो टैन थीटा होगा वो क्या है सर? अपोजिट है किसका? कॉट थीटा का। और कॉस थीटा किसका अपोजिट है? सेक थीटा का। ये चीज़ मुझे समझ में आ गया कि साइन थीटा कॉसेक का अपोजिट है, टैन थीटा कॉट का अपोजिट है, और कॉस थीटा सेक का अपोजिट है। तो यहाँ से एक और फार्मूला मुझे डेवलप हो गया कि जब साइन थीटा कॉसेक थीटा का अपोजिट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं सर, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि कॉसेक थीटा का अपोजिट लिखिए, उल्टा लिखिए, तो 1 बटा कर देते हो। जैसे कि मान लीजिए 2 है, कोई आपसे पूछे कि 2 का अपोजिट लिखिए, तो आप कैसे लिखते थे? 2 का अपोजिट क्या होता है सर? 2 का अपोजिट 1/2 हो जाता है। मतलब इसको उल्टा कर दीजिए। कैसे उल्टा करोगे सर? 2 को हम 2/1 तो लिख सकते हैं ना, इसको उल्टा कर दीजिए, 1 ऊपर 2 नीचे। अगर आपसे कोई पूछे सर 5 का अपोजिट लिखिए, तो क्या करते थे सर? 5 का अपोजिट मतलब 5 को लिख सकते हैं 5/1, इसका अपोजिट करोगे तो 1/5 हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है। तो सेम कहानी यहाँ पे आपको लिखना है, साइन थीटा का अपोजिट 1/cos थीटा। ये फार्मूला भी आपको याद करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चंस में इसका यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, तो इसका अपोजिट भी लिख सकते हो सर। अगर कॉसेक थीटा की बात कर लेते हैं तो 1/sin थीटा हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा। ये हो गया एक और फार्मूला। कहने का मतलब है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। मतलब मुझे समझ में आ गया कि एक बात आप हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस दोनों को अगर एक साथ मर्ज कर दे, इस दोनों फार्मूला से मुझे समझ में आ रहा है कि सर जो मेन फार्मूला होगा वो बता दीजिए मुझे, मेन फार्मूला क्या होगा? तो मेन फार्मूला आपके सामने हो जाएगा कि अगर हम साइन के पावर n थीटा कर दे, साइन के पावर n थीटा, n का मतलब कुछ भी, एनी नंबर, तो ये 1/cosec n थीटा हो जाएगा, cosec n थीटा हो जाएगा। ये रहा आपका मेन फार्मूला। मतलब साइन के पावर आप कुछ भी कर दीजिए, वो cosec n थीटा हो जाएंगे। या आप कर सकते हो सर, cosec के पावर अगर n थीटा किया जाए तो 1/sin के पावर n थीटा हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला बन गया। cosec के पावर n थीटा इक्वल टू 1/sin n थीटा। यहाँ तक कोई समझ में आया? ये सब फार्मूला है, समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, ठीक है, आपको यहीं पे याद हो जाएगा, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप याद कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, चले अगर हम बात करते हैं साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉसेक के फॉर्म में? तो कहोगे सर साइन 4 थीटा को 1/cosec 4 थीटा लिख सकते हैं। साइन 4 थीटा को 1/cosec 4 थीटा लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे सर कि cosec 6 थीटा को क्या लिख सकते हो साइन के फॉर्म में, है ना, तो क्या करोगे? क्या करोगे? 1/sin के पावर 6 थीटा लिख सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? कहोगे सर नहीं दिक्कत है। अगर आपसे कोई पूछे सर 1/sin 10 थीटा, 1/sin 10 थीटा को cosec के फॉर्म में लिखिए, तो 1/sin के n थीटा कितना है सर? cosec n थीटा। n की जगह क्या है? 10 है, तो क्या हो जाएगा cosec के फॉर्म में? cosec 10 थीटा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा cosec 10 थीटा।
यहाँ तक कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही है। अगर आपसे कोई पूछे सर 1/cos x 6 थीटा लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? sin 6 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ बहुत आसान है सर। n क्या है सर? एनी नंबर, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। तो ये रहा बेसिक बातें हैं, इसको समझना आपका ज़रूरी है। तो यहाँ से मैंने क्या सीखा सर? आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं तो 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक। और रेशियो की बात करते हैं तो साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो p/h होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका अपोजिट करोगे उल्टा, h ऊपर p नीचे, तो कॉसेक बन जाएगा। टैन का होता है p/b, इसका उल्टा करोगे तो कॉट बन जाएगा। कॉस का होता है b/h, इसको उल्टा करोगे तो सेक बन जाएगा। कहने का मतलब है साइन कॉसेक का अपोजिट है, टैन कॉट का अपोजिट है और कॉस सेक का अपोजिट है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमको एक फार्मूला डेवलप हो गया कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना? लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अपोजिट है वो। और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर इस दोनों को मेन फार्मूला की बात कर लेते हैं तो साइन के पावर आप कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लो, तो वो साइन के पावर n थीटा इक्वल टू 1/cos के पावर n थीटा हो जाएगा। जहाँ पे n क्या है सर? एनी नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लियर यहाँ तक? तो इसका पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद सेकेंड फार्मूला पर हम लोग चलेंगे। हो गया? दिक्कत है कहीं से भी कोई प्रॉब्लम? आप इसे ना एक नंबर ले लीजिए, ये एक नंबर फार्मूला है, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, ठीक है। सेकेंड फार्मूला की ओर चलते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल बढ़िया से समझोगे। ये मत समझिएगा कि फास्ट पढ़ने से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अभी बहुत टाइम है, 2023 में मुझे एग्जाम्स देना है, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। देखो फास्ट तो मैं पढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल पूरे लेवल के क्वेश्चंस मैं बता सकता हूँ फास्ट से, लेकिन मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट मतलब क्लियर हो सके, आपको कोई डाउट ना रहे एग्जामिनेशन में, ठीक है, या इस चैप्टर में। तो ध्यान रखिएगा, तो धीरे धीरे ही बेस्ट रहता है। धीरे धीरे मैं आपको सिखाते चलूँगा, आप नोट करते चलिएगा। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे सर, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाइए। देखिए डिजिटल बोर्ड में क्या होता है कि वो फास्ट क्लासेस होती है, ठीक है। तो फास्ट क्लास में ये दिमाग है, कोई कंप्यूटर नहीं है। स्टूडेंट्स के पास दिमाग होता है, कंप्यूटर नहीं है जो बस कॉपी करे और उसको पेस्ट कर ले, हो गया। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सीखना है। तो सीखना है तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। तो जनरली देखिए ध्यान से, ये व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड से क्या होता है कि धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाता हूँ और धीरे धीरे आपके माइंड में जाते रहता है, तो यही बेस्ट रहता है, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड के चक्कर में मत पड़िए, डिजिटल बोर्ड के चक्कर में मत पड़िए, बस धीरे धीरे आप सीखते रहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड फार्मूला यहाँ पे लिखने का प्रयास कीजिएगा, सेकेंड फार्मूला क्या हो जाएगा? सेकेंड फार्मूला आपके सामने हो जाएगा सर टैन थीटा। आप कहोगे सर टैन का अपोजिट तो कॉट है, तो मैं लिख सकता हूँ कि टैन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, 1/cot थीटा लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। टैन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा लिख सकते हैं, और या हम कह सकते हैं सर कि cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? कहोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? 1/tan थीटा है समझ में? चलिए अगर इस सभी को अगर हम मर्ज किया जाए, देखिए इस तीन दोनों फार्मूला को, तो मेरे को समझ में आता है जो मेन फार्मूला होता है cot tan n थीटा इक्वल टू 1/cot n थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गया। या हम लिख सकते हैं सर cot n थीटा इक्वल टू 1/tan n थीटा, कोई दिक्कत? ये आपका मेन फार्मूला हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्योंकि सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर से आपको देखा जाए, फिर से अगर आप देखिएगा ना, तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। अगर हम tan n थीटा की बात करते हैं, इसके अपॉन में 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं, तो tan n थीटा को cot n थीटा से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो यहाँ पे तो 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कितना हुआ सर? 1। तो एक और फार्मूला मुझे डेवलप हो गया कि अगर tan n थीटा को cot n थीटा से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू 1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ से अगर देखोगे ना, यहाँ से, तो मुझे आता है सर tan थीटा को अगर हम cot थीटा से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया?
तो ये भी एक फार्मूला हो गया। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि tan के पावर कुछ भी दे दीजिए, सेम वही नंबर cot के पावर दीजिएगा, तब उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आई। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे सर tan 6 थीटा इंटू कॉट 6 थीटा, इसकी वैल्यू बता दीजिए। tan थीटा इंटू कॉट 10 थीटा, इसकी वैल्यू बता दीजिए। ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछे सर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू बता दीजिए, तो क्या बोलोगे सर? इन सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे दोनों के पावर सेम होना चाहिए। 6 तो उधर भी 6 होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा n और n। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगा। डाउट है? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, पॉज कर लीजिए। हो गया? चलिए, अब तीसरा नंबर पॉइंट भी आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा नंबर पॉइंट भी आप लिखने का प्रयास कीजिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सब यूज़ होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये सब थ्योरम है भाई। ठीक है, प्रैक्टिस है, थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने दूंगा, बिल्कुल सब कुछ मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। जो तीसरा पॉइंट है आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट होने वाला है सर, तीसरा पॉइंट आपके सामने हो जाएगा कॉस वाला केस। अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा को, तो कॉस को 1/sec थीटा लिख सकते हैं। दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम सेक थीटा की बात कर लेते हैं, तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा और sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। अगर हम इस दोनों को देखें ना, तो मेन फार्मूला मुझे डेवलप हो जाता है कि cos n थीटा इक्वल टू 1/sec n थीटा। ये फार्मूला हो गया मेन। ठीक है ना, cos n थीटा इक्वल टू 1/sec n थीटा। या अगर हम बात करते हैं sec n थीटा इक्वल टू 1/cos n थीटा, ये भी एक फार्मूला आपके सामने डेवलप हो गया। बिल्कुल ठीक ना। n का मतलब एनी नंबर है, कोई भी नंबर यहाँ पे आप लिख सकते हो। या एक और चीज़, अगर इसके अपॉन में 1 डाल देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं, तो मेरे को एक फार्मूला मिलता है cos n थीटा इंटू सेक n थीटा इक्वल टू 1। ठीक ना, ये एक फार्मूला मुझे मिल गया कि cos n थीटा इंटू सेक n थीटा इक्वल टू 1, जहाँ पे n जो है आप लिखोगे सर एनी नंबर। ठीक है ना, एनी नंबर, कोई भी नंबर आप यहाँ पे ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की, तो कहोगे सर cos 8 थीटा इंटू सेक 8 थीटा क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, cos 10 थीटा इंटू सेक 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 15 थीटा इंटू सेक 15 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इस तीनों का आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्योंकि सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, फिर हम मिलते हैं अगला सेशन में। हो गया? चलिए, 4th नंबर फार्मूला लिख लीजिएगा। 4th नंबर भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। 4th नंबर, आपको क्या करना है सर? आपको क्या करना है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट उठा लीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। क्या करें? दोनों को डिवाइड कर दीजिए। वो वाला पार्ट कितना है सर? आप कहोगे सर P/H, और ये वाला पार्ट कितना है? B/H। इस दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे ना, तो क्या आपने डिवाइड किया? कहोगे सर P/H साइन थीटा को मैंने डिवाइड किया, और B/H क्या है सर? कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है, तो आप मुझे बताओ कि P/H और मल्टीप्लाई साइन सबसे नीचे जाएगा ऊपर, तो H/B इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? कहोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? कहोगे सर H से H कैंसिल,
तो बचा ऊपर में p और नीचे बचा कितना b इक्वल टू कितना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से एक फार्मूला मुझे डेवलप हो गया। आप कहोगे सर P अपॉन बी किसका है, टैन थीटा का। तो यहाँ पे हम टैन थीटा लिख सकते हैं। तो टैन थीटा का फार्मूला हो जाएगा आपके सामने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये टैन थीटा का फार्मूला हो गया। तो कभी आपसे अगर पूछा जाए कि सर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, टैन थीटा हो जाएगा। ये एक फार्मूला बन गया। तो इसी का मेन जो फार्मूला बनेगा सर ये बनेगा कि टैन के पावर एन थीटा, टैन के पावर एन थीटा, आप कुछ भी ले लीजिए फर्क नहीं पड़ता, वो हो जाएगा सर साइन के पावर एन थीटा अपॉन कॉस के पावर एन थीटा। ये एक फार्मूला आपके सामने बन गया कि टैन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और टैन एन थीटा इक्वल टू साइन के पावर एन थीटा अपॉन कॉस के पावर एन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत कहोगे सर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ रहा है समझ में। तो ये भी आप लिख लीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद हम मिलते हैं 5th नंबर फार्मूला में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला वो भी है। ये सभी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम्स क्वेश्चंस, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए सर, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन टेन थीटा अपॉन कॉस टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर टैन टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या हो जाएगा, टैन टेन थीटा। दिक्कत है? नहीं है, बहुत ही आसान है। आप लिखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद 5th नंबर वीडियो को पॉज कीजिए और एक को लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। अब समझिए, मैंने क्या किया था कि साइन को आपने कॉस से डिवाइड कर दिया, साइन को कॉस से आपने डिवाइड किया। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला सर उल्टा किया ना, उल्टा। अब क्या करना है सर, उल्टा कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। मतलब सेम कहानी मिलेगा लेकिन थोड़ा सा लिख दीजिए, सेम अच्छा लगेगा नोट्स में। बी अपॉन एच को आप पी अपॉन एस से डिवाइड कर दीजिए, मतलब इसे आप इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो बी अपॉन एच किसका था, कहोगे सर कॉस थीटा का। अब पी अपॉन एच किसका था, साइन थीटा का। डिवाइड कर दीजिए। तो आप मुझे कहोगे सर बी अपॉन एच क्रॉस एच अपॉन पी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा ना। तो एच से एच कैंसिल है। अब बी बटा पी बच गया, सिर्फ बी बटा पी क्या बच गया सर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से मुझे मिल गया सर बी अपॉन पी। तो बी अपॉन पी किसका है, देखो बी अपॉन पी कॉट थीटा का। तो इसके स्थान पर हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बताइए, याद करने की जरूरत है, ऑटोमेटिक सब कुछ आ रहा है। आपने क्या किया था, पहले आपने याद किया था। जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी वीडियो को देख रहे हैं, मतलब ऑलरेडी 10th क्लास पढ़ चुके हैं, तो उन जाके उनसे पूछेगा, याद किए होंगे ये सब फार्मूला। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने डेवलप कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, कहीं से भी याद करने की जरूरत नहीं है। कॉट थीटा इक्वल क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका जो मेन फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉट के पावर अगर एन थीटा किया जाए ना, तो कॉस के पावर एन थीटा अपॉन साइन के पावर एन थीटा हो जाएगा। ये इसका मेन फार्मूला। एन क्या है सर, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, कॉस 6 थीटा अपॉन साइन 6 थीटा क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ये हो जाएगा कॉट 6 थीटा। कॉस 6 थीटा अपॉन साइन 6 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट 6 थीटा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, कहोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। चलिए ठीक ना, तो इसको भी आप नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं क्या सीख रहे हैं। चलिए हो गया। इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, नहीं है? कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हो बिल्कुल।
सब कुछ का डाउट आपको मिलेगा, ठीक है। बस हमेशा पॉजिटिव रहिए और रेगुलर प्रयास कीजिए, ठीक है। रेगुलर प्रयास ही आपको सफल बना देगा, ये बात समझिएगा ध्यान से। और जिंदा इंसान का निशानी होता है एक्टिव रहना, हमेशा एक्टिव रहिए, हमेशा पानी पीजिए और स्टडी कीजिए बढ़िया से, ठीक है। कहीं से भी आपको डाउट नहीं होने दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। क्योंकि मज़ा इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आपने फार्मूला को रटा नहीं, आपने क्या किया था बताओ। आपको याद होगा कि वैसा भी स्टूडेंट देख रहे होंगे जो ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ रखे होंगे, है ना कहीं आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर को। अपने दिल से पूछिए कि क्या आपने इन सभी फार्मूला को ऐसे समझा था? नहीं ना, आपने क्या समझा था? रट लिया था, बुक्स देखा, टीचर ने भी आपको रटाया होगा फार्मूला को। कोशिश कीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपने मुझे कहा कि सर साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है ना, √2 होता है। भाई कैसे हुआ √2, समझ रहा? इसको भी आपने याद किया होगा, लेकिन मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, जो भी मैं फार्मूला पढ़ाऊंगा, आपको सबका प्रूफ करके बताऊंगा और आपको समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। आपको एक भी फार्मूला रटने नहीं दूंगा, गारंटी है मेरी, प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे, ठीक है। बस आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके, फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ आपको कवर हो सके, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। कहीं पर भी आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हर चीज़ डिलीवर करने वाला हूं। साथ में आपको PDF प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। उसे प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत नहीं है, आपको बुक्स मैंने बता दिया। लेक्चर फर्स्ट की क्लास देखिए, उसमें बुक्स मैंने बता दिया, पढ़ने का तरीका बता दिया। अगर उस मेथड से आप स्टडी करते हो तो किसी भी एग्जाम्स को फोड़ सकते हो, किसी भी एग्जाम्स को आसानी से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, बस आप पढ़ते रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइए, पेड कोर्स मत लीजिए। ऑनलाइन क्लास बेस्ट क्लास है, आपको बिल्कुल इसी क्लास में हर वो टॉपिक्स आपको कवर अप करवा दूंगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। कोई भी क्वेश्चन बचता है आप उसका पिक ले लीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, कमेंट में भेज दीजिए, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिएगा कौशल्स मैथमेटिक्स, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपने डाउट को भेज सकते हो, ठीक है। कौशल्स मैथमेटिक्स आप सर्च करना टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। या फेसबुक चैनल पे जाओगे, फेसबुक पेज है कौशल्स मैथमेटिक्स, फेसबुक ग्रुप भी है कौशल्स मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हो, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप एक और 6 नंबर पार्ट लिखिएगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बिना आपका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर ही अधूरा है, ठीक है। हर वो चैप्टर में उसका यूज़ होता है और एग्जाम्स उस पर भी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा, बस आप समझते रहिए ध्यान से। चलिए, 6 नंबर स्क्वायर रिलेशन। 6 नंबर में आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा स्क्वायर रिलेशन, ठीक है ना। स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर में हम लोग रिलेशन सीखेंगे। कोई भी फंक्शन है तो इसका स्क्वायर में क्या रिलेशन हो सकता है। तो आपने जानते हुएगा, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। लेकिन कहाँ से आया पता है आपको? नहीं पता। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आखिर में कैसे हुआ। आपने तो याद किया, आपने तो रट लिया, आपके टीचर ने आपको रटवा दिया, लेकिन आखिर में ये आया कहाँ से? जब तक आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे कैसे याद करोगे? भूल जाओगे डेफिनेटली, ठीक है। तो चलिए, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए ध्यान से। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होइएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है? कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू होता है p² प्लस b²। ये होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, यही ना होता है? h² इक्वल टू p² प्लस b², यही होता है। चलिए, आपको क्या करना है कि इधर ना h² से डिवाइड कर दीजिए और इधर भी h² से डिवाइड करना पड़ेगा। जब यहाँ किए तो भैया यहाँ भी करना पड़ेगा। अब इस तीनों पर h² से डिवाइड करने पर कोई फर्क पड़ा? कहोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि h² नीचे सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर वही बच जाएगा। कोई भी फर्क नहीं पड़ा? नहीं। आप मुझे बताना कि सर अगर हम h² से h² कैंसिल आउट कर दे तो ये बन गया 1, और p/h का दोनों पर स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं p/h का स्क्वायर।
फिर प्लस है तो प्लस, अब बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं बी अपॉन एच का स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहोगे नहीं होगा भाई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो 1 इक्वल टू, अब मुझे आप ही बताना कि P अपॉन एच क्या है? साइन थीटा है। क्या है भाई? साइन थीटा है। तो P अपॉन एच के स्थान पर आप साइन थीटा नहीं डाल सकते हो, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस B बटा एच। B बटा एच क्या है? B बटा एच का है भाई? B बटा एच क्या है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा डाल दीजिए, कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यही ना है भाई, एक इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो मुझे याद, आपने इस फॉर्मूला को रटा है लेकिन यह पाइथागोरस थ्योरम से आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मुझे फार्मूला मिल गया सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी आप फार्मूला याद करोगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कहाँ से आया आपको पता हो गया? पाइथागोरस थ्योरम से आया। ठीक है, इसी से एक रिलेशन आया है सर कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। कैसे हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ दीजिए 10 के 10 और कॉस स्क्वायर थीटा को उठाकर उधर ले जाइए, तो प्लस है तो माइनस बन गया, 1 10 के 10 है। तो ये भी एक फार्मूला बन गया जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको मदद करेगी। तो आप कह सकते हो सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ दीजिए इधर ही और साइन स्क्वायर थीटा को ले जाओ उधर, तो भैया 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ये भी कह सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो ये भी आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। ये 6 नंबर पार्ट से, 6 नंबर का पहला पार्ट से, 6 नंबर का क्या है सर? पहला पार्ट से। ठीक है, तो 3 फार्मूला मैंने आपको बताया। सबसे पहला जो फार्मूला आपके सामने है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसको उधर ले गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए इसको भी आप लिख लीजिए बढ़िया से। ये 3 फार्मूला और आपके सामने आ गया। उसके बाद इस वीडियो को पॉज करिए और लिखिए। हो गया, चलिए इसको हटाने का मैं काम करूँगा। उसका जो अगला फार्मूला है वो भी आप डेवलप कर सकते हो, वो भी आप यहीं से डेवलप कर सकते हो। ठीक है, इसी पाइथागोरस थ्योरम से आपको सभी फार्मूला निकल जाएगा। देखिए, आप कहना सर यहाँ तो एच स्क्वायर है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। अब दूसरा फार्मूला हम लोग डेवलप करेंगे। आपने क्या किया सर, पहले तो आप एच स्क्वायर से डिवाइड किया, लेकिन अब क्या करना है कि एच स्क्वायर को भूल जाना है। एच स्क्वायर का काम हो गया, अब इसका काम हो गया ना, तो पी स्क्वायर बचा। अब दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, पी स्क्वायर से, इधर भी पी स्क्वायर से, इधर भी पी स्क्वायर से और इधर भी पी स्क्वायर से, बारी बारी से सबसे डिवाइड कीजिए। तो जैसे ही आप पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे ना, तो एच अपॉन पी को लिख सकते हैं एच बटा पी का स्क्वायर, और पी स्क्वायर ऊपर पी स्क्वायर नीचे, कट के 1 बना दिया। और बी अपॉन पी है सर, तो बी बटा पी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? कहोगे सर यहाँ तक समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप ही मुझे बताना कि एच बटा पी कॉसेक थीटा क्या होता है सर? कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे आप कॉसेक नहीं लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो इक्वल टू, अरे समझ में। उसके बाद प्लस 1 है तो 1 आप प्लस बी बटा पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी बटा पी कहाँ है भाई? बी बटा पी क्या है? कॉट थीटा। तो वहाँ पे कॉट लिख सकते हो। याद कीजिए, ये सब आपने याद किया होगा, आपके टीचर ने आपको याद करवाया होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है सर? प्रूफ हो रहा है। कहाँ से आया आपको पता लग रहा है? तो यहाँ से मुझे एक और फार्मूला मिल गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला हो गया जो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, या एक को आप इधर ले आओ, पहले एक को ही ले आओ, तो एक आएगा इधर, तो -1 इक्वल टू इधर बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक और फार्मूला मुझे मिल गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? आप कहोगे सर कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है सर? 1 को उधर ही रहने दो और कॉट स्क्वायर थीटा को उधर के इधर ले आओ, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला बन गया।
तो 3 फार्मूला आपके सामने फिर से जागृत हो गया। पहला कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? तो ये आपका सेकेंड कहानी है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, फिर मिलते हैं तीसरा नंबर पॉइंट्स पे। ठीक है, तीसरे नंबर पॉइंट्स पे लिखने का प्रयास कीजिए। हो गया? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम, कहीं से भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिए। आपने कहा सर h से तो डिवाइड कर दिया, p से भी डिवाइड कर दिया, अब b बचा हुआ है, तो b से भी आप डिवाइड कर दो ना। कौन आपको मना किया हुआ है? h स्क्वायर से आपने डिवाइड कर दिया, p स्क्वायर से आपने डिवाइड कर दिया, अब b स्क्वायर बचा तो b स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम है भाई? ठीक है, तो करो सर b स्क्वायर से डिवाइड, तो b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, कोई दिक्कत? b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से मुझे मिलेगा कि सर यहाँ से देखो h अपॉन बी को लिख सकते हैं h बटा बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। p बटा बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कहोगे सर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल 1 हो गया। अब यहाँ से मुझे देखना है कि h अपॉन बी क्या है सर? सेक थीटा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सेक थीटा, स्क्वायर है तो क्या करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू p अपॉन बी। तो p अपॉन बी किसका है सर? p अपॉन बी टैन थीटा का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये भी एक फार्मूला मिल गया। आपसे कभी भी कोई पूछे कि टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा, या आपसे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा पूछ दे तब भी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है सर? अब करना है आपको एक एक करके इधर ले आइए। अब 1 को ही उठा के ले आओ इधर। जैसे ही 1 इधर आएगा तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा। तो एक और फार्मूला आपके सामने आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, एग्जाम्स में यूज होगा मैथमेटिक्स सॉल्व करते समय। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा? टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा? टैन स्क्वायर थीटा। अब आपको टैन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, तो जैसे ही आप टैन स्क्वायर थीटा को इधर लाओगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 1 बच जाएगा, तो 1। तो ये एक फार्मूला हो गया। तो कहने का मतलब है पूरे जो आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है का जो भी कॉन्सेप्ट था, फार्मूला था, मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपने फार्मूला को रटना नहीं है, समझना है फार्मूला को। जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा, आपको ट्रिक नहीं समझ में आएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में आप सॉल्व करने का अप्रोच आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि हर वो फार्मूला को प्रूव करके बता दूं, दिखा दूं आपको कि किस प्रकार हम लोग फार्मूला को याद नहीं कर सकते हैं, मतलब उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। बढ़िया से इसको नोट्स बनाइएगा। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आप कौशल्स मैथमेटिक्स के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे अपने डाउट को लिख सकते हो, कौशल्स मैथमेटिक्स। ठीक है, ठीक है ना, कौशल्स मैथमेटिक्स। ठीक, इसी नाम से आप फेसबुक पे जाके आप इस नाम से पेज है उसको आप फॉलो कर सकते हो, उसका ग्रुप भी इस नाम से है, तो वहाँ भी आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हो। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।